आप देख रहे हैं चुनाव आज का दांव। राजस्थान में दूसरे चरण के चुनाव में 13 सीटों पर मुकाबला है। 26 अप्रैल को यहां पे वोटिंग होनी है। आज हम बात कर रहे हैं दो हाई प्रोफाइल सीट की। जी हां, ये है जोधपुर और कोटा बूंदी। ये दोनों सीटें हैं। ये दोनों काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर बड़े दिग्गज जो है चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी मुकाबला भी घमासान चल रहा है। जोधपुर में बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। शेखावत यहाँ से 2014-2019 में भी जीत चुके हैं। पिछली बार उन्होंने प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत के बेटे को चुनाव में हराया था। कांग्रेस जोधपुर से इस बार करण सिंह उजियारा को मैदान में उतारा है, जो कि स्थानीय भी है, राजपूत भी है। बताया जा रहा क्षेत्र में उजियारा की अच्छी पकड़ है। वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। इस बार राजपूत वर्सेस राजपूत का मुकाबला जोधपुर में दिख रहा है। दूसरी सीट की बात करें तो जो है लोकसभा के पूर्व स्पीकर जो हैं वो ओम प्रकाश बिरला जी है, वो चुनाव मैदान में है और यहाँ का चुनाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। वजह यह है कि उनके एक काफ़ी समय से सहयोगी रहे जो है वो इस बार मैदान में है। जी हाँ, बीजेपी से आए प्रहलाद गुंजल की बात कर रहा हूँ। उसको जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। ओम बिरला वैश्य समाज से हैं, जबकि गुंजल जो है गुर्जर समाज से आते हैं और कहा जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर अच्छी टक्कर है और यही वजह से यहाँ पर यह मुकाबला जो है काफ़ी रोचक हो गया है। तो इन दोनों सीटों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। शिप्रा जी हैं हमारे साथ, राजीव जी हैं हमारे साथ, नीरज भी हमारे साथ स्टूडियो में है। लेकिन सबसे पहले मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं हमारे बहुत पुराने सहयोगी हैं अरुण हर्ष जी। उनके पास चलते हैं, जोधपुर की चर्चा पहले कर लेते हैं। अरुण जी बताइए, जोधपुर में मौसम कैसा है और राजनीतिक तापमान मौसम के अनुसार कितना ऊपर नीचे हो रहा है? बाबा, अगर बात की जाए राजनीतिक तापमान की और मौसम की तो दोनों ही बढ़े हुए हैं। आज जिस तरह से जो तापमान बढ़ा हुआ है वही राजनीति में दिखाई दे रहा है। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी है जो अपना पूरा दमखम लगा रहे। मुझे लगता है पहली बार गजेंद्र सिंह शेखावत को इस चुनाव में इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। उसका कारण यह है कि करण सिंह उचाड़ा जिस तरह से विकास के मुद्दों को लेकर अपना प्रचार कर रहे हैं, और वही कारण है कि पहले दो चुनाव जो हुए थे 2014 और 19 में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है लहर चली थी, उस लहर में जीत गए। लेकिन इस बार का चुनाव वाकई कह सकते हैं टक्कर दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि जिस तरह से विकास के मुद्दों को लेकर करण सिंह उचाड़ा ने सवाल खड़े किए थे, उन्हीं विकास की लिस्ट को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत है जो जवाब देते फिर रहे। साथ ही साथ जो भीतरगात जो अंदरूनी जो विरोध था गजेंद्र सिंह शेखावत का, उसको लेकर मुख्यमंत्री की मध्यस्थता के बाद में जो है शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ के साथ मीटिंग हुई और समझौता करवाया गया था। लेकिन ये भीतरगात कितना इनको परेशान करेगा ये तो परिणाम आएंगे जब पता चलेंगे। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं ऊपरी तौर पर शांति दिखाई दे रही है। लेकिन कह सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को 8 जो विधानसभा जिसमें से 7 विधायक जो जीते हुए वहां पर लगातार जाके दौरे करने पड़ रहे हैं और अपने पक्ष में और मोदी के लिए नाम पर है जो वोट मांग रहे हैं। अरुण जी ये बताइए कि पोलिंग कम हो रही है, क्या आपको लगता है कि जोधपुर में भी पोलिंग कम होगी या फिर सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये कोशिश कर रही है कि लोगों को बाहर निकाला जाए वोट डालने के लिए? देखिए बाबा, जिस तरह से पहले चरण के चुनाव में पोलिंग कम होने का दोनों ही पार्टियों ने गंभीरता से लिया और यही कारण है कि दोनों ही प्रत्याशी और दोनों ही प्रत्याशियों की अगर दोनों ही पार्टियों के जो नेता है उन लोगों ने अपने कार्यकर्ता को मोटिवेट किया है कि इस बार का जो है प्रतिशत बढ़ना चाहिए ताकि इस चुनाव में परिणाम उनकी पार्टी के अनुरूप आ सके। अब देखने वाली बात यह है कि जनता कितना सपोर्ट करती है। लेकिन जिस तरह से पिछले जो प्रथम चरण में चुनाव कम हुआ था, पोलिंग कम हुई थी, उसको लेकर कह सकते हैं चिंता दोनों पार्टियों की बढ़ी है। अब उम्मीद है कि 26 तारीख को जो चुनाव होगा उस मतदान वाले दिन शायद पोलिंग बढ़े और प्रशासन भी पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रखा है और लगातार लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा है कि वो 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करवा सके। बाबा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम चल सकते हैं। शिप्रा जी, आपने सुना अरुण जी को, उन्होंने कहा कि मुकाबला है इस बार, केक वॉक नहीं है और इस बार राजस्थान में हर जगह कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। अच्छा है, लोकतंत्र में अगर चुनौती मिलती है तो कम से कम इस बहाने से जो मुद्दे निकल के आने चाहिए उन मुद्दों की बात होती है। जैसा कि आपके साथी अभी बता रहे थे कि मुद्दों की राजनीति और जो खासतौर से जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो पानी को लेकर जो मुद्दा उठा रहे हैं। वहां पर एक जोजरी रिवर है, जोजरी नदी है, लूणी जो खार की जो बहुत बड़ी नदी है लूणी रिवर,
उसकी सहयोगी नदी है। और उस रिवर को डेवलप करना, उस इलाके को डेवलप करना, उसको लेकर जो मौजूदा सरकार है वो भी कहती रही है, फीते कटते रहे हैं, बातें होती रही हैं, लेकिन वो जो असल मुद्दे हैं उसकी बात ये मजबूर जरूर हुए हैं कि ये जो मुद्दे हैं ये बिल्कुल मुखर तौर पर वहां पर नजर आए। और जोधपुर का इलाका ऐसा है मनोरंजन जी, इसका इतिहास बहुत मजबूत है। यहाँ पर अगर हम राजनीतिक इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जो पहला चुनाव हुआ था 1952 का, जब पहला चुनाव हुआ था, वो मुझे लगता है कि वो इतिहास ऐसा था कि अगर उस वक्त की घटनाक्रम हम देखें तो वो शायद पूरे राजस्थान का राजनीतिक इतिहास जो है वो उसने बदल दिया उस एक घटना ने। जब पहले चुनाव में स्वतंत्र तौर पर बल्कि रामराज्य पार्टी से जो वहां के राजघराने परिवार के जो सदस्य खड़े हुए थे, हनुमंत सिंह जी, वो खड़े हुए और उस वक्त उनका इतना रसूख था कि हालांकि दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, और ये था कि उन्होंने वो रियासत ऐसी थी जो जोधपुर रियासत जो चाहती थी कि पाकिस्तान में मिलने की बात थी उस वक्त, लेकिन उनकी मृत्यु हुई और वो जो पूरा इतिहास है, राजस्थान का पूरा इतिहास जो है वो उसके बाद बदल गया। लेकिन जोधपुर ऐसी सिटी है जो ब्लू सिटी के तौर पर जानी जाती है। आज भी राजस्थान में जो सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं वो जोधपुर में जरूर आते हैं पर्यटक, लेकिन जिस तरह से इसका विकास होना चाहिए था इस पूरे इलाके का, और खासतौर से जो रूरल इलाका है, क्योंकि 58 से 60% जो पूरा इलाका है जोधपुर की, अगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखें तो वो बहुत बड़ा इलाका है रूरल। तो शहरों की एक समस्या है, लेकिन जो गांव की समस्या है, वही बात जो हम अक्सर करते रहते हैं मनोरंजन जी आपसे, कि पानी के मूल मुद्दे, तो पानी के मुद्दे तो कम से कम सुलझते हुए दिखने चाहिए थे। और इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि गजेंद्र सिंह जी के पास जो जल शक्ति मंत्रालय का जो कार्यभार था वो भार उनके पास था, तो अपेक्षाएं भी ज्यादा है लोगों की। जरूर। तो वहां पर मुकाबला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके साथी अरुण जी, की मुकाबला अच्छा है क्योंकि मुद्दों पर बात हो रही है और मुद्दों पर एक दूसरे से खींचतान हो रही है। हालांकि गजेंद्र सिंह जी का पक्ष हमेशा ये है, और कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि केंद्र में सरकार जो थी वो राज्य में दूसरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो खास तौर ऐसे मुद्दे मनोरंजन जी की जो कि पानी के मुद्दे थे उस पर भी राजनीति हुई। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि राजस्थान में पानी को लेकर राजनीति हुई और उस वजह से जो धरातल पर उतरने चाहिए थे वो मुद्दे वो नहीं उतर पाए। राजीव जी, राजीव जी, देखिए इस बार मुकाबला तो बहुत कड़ा है और उसकी वजह भी है। एक तो देखिए राजपूत समाज के बहुत सारे लोगों का पैसा संजीवनी घोटाले में अटका हुआ है और उसमें सीधा आरोप जो गहलोत सरकार थी वो शेखावत पर लगाती रही है और शेखावत उस पर लगातार अपना स्पष्टीकरण भी देते रहे, कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो वो सारी चीजें, एक तो वो है, और दूसरा एक, क्योंकि बाड़मेर की सीट पे जो भाटी मुकाबले पे उतरे हुए हैं राजपूत कैंडिडेट, और वहां जो उनका विरोध किया जा रहा है भाजपा के कैंडिडेट के द्वारा, जिस तरीके से राजपूत समाज के में भी उसको लेके नाराजगी है। और चूंकि यहाँ पे दोनों राजपूत कैंडिडेट हैं, उचियारड़ा भी और शेखावत भी, तो ये जो वोट बटेंगे, और एक वो जोधपुर जो है उसका सीधा संबंध गुजरात से भी है, और गुजरात में जो वो रूपाला वाला जो राजपूतों वाला कांड है उसको लेकर भी यहाँ पर काफी लोग चर्चाएं फैला रहे हैं और चिट्ठियां जारी हैं राजपूतों के पास कि भाई आपको राजपूत समाज की आन बान शान को देखना है और इस मामले में बीजेपी का विरोध करना है। एक तो ये हो गया। तीसरा, जो माली समाज वहां पर बहुत बड़ा है, तो अगर गहलोत साहब ने लगकर गंभीरता के साथ उचियारड़ा का साथ दिया तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। मतलब बहुत कड़ी टक्कर है इस समय वहां पे। और जो पानी का मुद्दा है, जब से इंदिरा नहर वहां पे आई है और कायलाना लेक को उस पानी से भरा गया है, तब से जोधपुर में तो पानी इफरात में आ गया है। जोजरी नदी की सफाई का जरूर है मामला वहां पे, लेकिन जो पेयजल वाला मामला है, तो पेयजल के उसमें अब जोधपुर एक तरीके से वहां तो एक्सेस में पानी आ गया है। आप देखिए कि जो वहां की मेन हार्ट ऑफ द सिटी है नई सड़क, वहां पे तो लोगों के जो बेसमेंट्स हैं वो पानी से भर जाते हैं। वो एक अलग समस्या खड़ी हो गई है वहां पे। ठीक है, तो उस तरीके से मुकाबला बहुत कड़ा है वहां पे। सही है। आपने जब कहा कि गुजरात के नजदीक है, तो अरुण जो है वो सिर हिला रहे थे। अरुण, आऊंगा आपके पास। और जो शिप्रा जी ने कहा बहुत खूबसूरत सिटी है और बहुत पर्यटक आते हैं, तो मेरा भी बहुत बार जाना हुआ है।
इस बार माफ़ी चाहता, अरुण आ नहीं पाया आपके पास और बहुत बार गया हूँ। नीरज आप बताइए। मैं तो वहाँ 5 साल रहा हूँ। मैं भी जाता रहता हूँ, इस बार केवल जाना नहीं हुआ, फर्स्ट फेज से ही मैं वापस आ गया। नीरज। मनोरंजन जी देखिए, जोधपुर जो सीट है ये खास तौर पर अपने जोधपुर यानी योद्धाओं से जुड़ा हुआ, तो योद्धाओं के लिए जानी जाती है। और इस बार 2 राजपूत योद्धा जो हैं वो एक बार फिर मैदान में सामने हैं। ऐसा नहीं है पहली बार राजपूत आमने सामने हुए। 2014 के अंदर चंद्रेश कुमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़ी हुई थी, जो कि पूर्व राज्य परिवार की सदस्य थी, उनको भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव हराया था। उसके बाद अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत यहां से खड़े हुए, उनको भी चुनाव हराया और 3.25 लाख के मार्जिन से हराया। और अब तीसरी बार है, क्या जीत की हैट्रिक गजेंद्र सिंह शेखावत लगा पाएंगे? अब की बार सामाजिक कार्यकर्ता करण सिंह उचियार्डा को यहां पर कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया है और हालात जो हैं वो कुछ बदले हुए हैं। टक्कर जो है इस बार कड़ी टक्कर है। अब सबसे बड़ी बात यहां आ जाती है, यहां पर राजपूत मतदाता जो है वो सर्वाधिक है, तो राजपूत वोटर किसके साथ में जाएगा? बाबा यहां पर आपको बता दें कि 4,40,000 के आसपास राजपूत मतदाता जोधपुर के अंदर है। इसके बाद मुस्लिम जो है वो 2,90,000 के आसपास है। मेघवाल समाज के लोग भी 4 लाख के आसपास है। रावणा राजपूत जो है वो 60,000 है। इसके अलावा कुमार समाज के लोग 70,000 है। माली यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है, 1 लाख से ऊपर माली है। ब्राह्मण 1,40,000 हैं। मुस्लिम जो है 2,90,000 हैं। विश्नोई 1,80,000 हैं। मेघवाल समाज के 1,40,000 हैं। जाट 1,30,000 हैं। तो जोधपुर के अंदर मिला जुला कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर मूल ओबीसी जो है वो किसके साथ जाता है? जो मेघवाल और जो ये एससी के वोटर्स हैं ये किसके साथ जाते हैं? और इसके अलावा राजपूत और मुस्लिम ये किसके साथ होता है? तो ये पूरा चुनाव को प्रभावित करता है। अब तक तो ये समीकरण जो है पिछले 2 चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ साधते आ रहे थे, लेकिन अब की बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा भी दांव पर है और पूर्व सीएम अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि दोनों के गृह जिले ये पड़ते हैं। और पिछली बार वैभव गहलोत यानी बेटे की हार हुई थी, तो उसका बदला भी गहलोत को यहाँ पर निकालना है और कांग्रेसियों को निकालना है, तो इसलिए भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो ये सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल सीट जो है वो बनी हुई है। चलिए बहुत अच्छा, ये तो एक सीट की बात होगी। अरुण जी, जाते जाते जो बात हो रही है कि राजपूत जो है वो उनका रिएक्शन और गुजरात से लगा हुआ उसका क्या बहुत रिएक्शन है? संक्षेप में। बाबा बिल्कुल, अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के बयान को लेकर पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें, सिरोही से लेकर जोधपुर तक की, वहां कई संगठनों और राजपूत संगठनों ने मीटिंग करके बीजेपी का बहिष्कार करने की सौगंध खाई है। तो इस चुनाव में ये देखने वाली बात होगी। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि क्षमा करनी चाहिए, बड़े जो होते हैं उनको क्षमा करनी चाहिए और पुरुषोत्तम रुपाला को माफ कर देना चाहिए। लेकिन राजपूत समाज के अंदरूनी बात अगर की जाए, कार्यकर्ताओं से जो लोगों से बातचीत हुई, तो वो बिल्कुल बीजेपी से इस बात को लेकर नाराज है कि राजपूत उनका कोर वोट बैंक है और बीजेपी को ब्लाइंड उस पर विश्वास करता है बीजेपी पर। लेकिन उसके समाज को जिस तरह से टारगेट किया गया, उनकी महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया गया पुलिस द्वारा और मंत्री ने जो बयान दिया वो निंदनीय है। तो उसके बारे में एक शब्द केंद्रीय नेतृत्व नहीं बोला, तो ये नाराजगी कहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए भारी नहीं पड़े। चलिए अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और इस तमाम मुद्दे में। दूसरी जो हॉट सीट है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरी हॉट सीट है कोटा और बूंदी की, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो आते हैं, 3 बार जो है उनको उम्मीदवार बनाया है। ओम बिरला ने पिछले 2 चुनाव 2014 और 2019 अच्छे मार्जिन से जीते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस जो है बीजेपी से आए प्रहलाद गुंजल को उम्मीदवार बनाया है। साकिर जो है हमारे साथ जुड़ गए। साकिर, क्या रिपोर्ट है वहाँ की? फर्स्ट हैंड रिपोर्ट ग्राउंड से आपके द्वारा। जी देखिए बाबा, यहाँ पर भी जो है मुकाबला रोचक देखा जा रहा है और चुनौतीपूर्ण देखा जा रहा है। इस बार का चुनाव जो है बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के लिए उतना आसान नहीं है जितना चुनाव जो 2 चुनाव उन्होंने पिछले चुनाव जीते थे, क्योंकि प्रहलाद गुंजल जो है गुर्जर समुदाय से आते हैं और यहाँ की जातिगत समीकरण के लिहाज से वो प्रहलाद गुंजल जो है उसी पर फोकस कर रहे हैं। गुर्जर समाज के 2 लाख से ज़्यादा वोट हैं। इसके अलावा माइनॉरिटी के भी 2.5 लाख वोट हैं और मीणा समाज जो है वो लगातार प्रहलाद गुंजल को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि 2 लाख के करीब मीणा समाज के भी वोट हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रहलाद गुंजल, वो चुनाव को स्थानीय मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं और लगातार जब से प्रचार अभियान उन्होंने शुरू किया है तब से वो स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं। 10 साल के जो है कामकाज को लेकर के बात कर रहे हैं ओम बिरला की। इसके अलावा कोटा का बड़ा मुद्दा जो है एयरपोर्ट, उसको लेकर के बात कर रहे हैं। और ओम बिरला जो है चुनाव को शुरू से ही जो है केंद्र पर रखना चाह रहे हैं। केंद्र की जो मोदी सरकार है उसके कार्यकाल की बात कर रहे हैं।
राम मंदिर की बात की जा रही है, धारा 370 की बात की जा रही है, लेकिन ये चुनाव जो है अब तक जहां तक हमें समझ में आ रहा है, ये चुनाव जो है ओम बिरला वर्सेस प्रहलाद गुंजल बन गया है कोटा बूंदी सीट पर लगातार, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारकों की कैंपेन की जा रही है। जी। अभी 2 दिन पहले अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद कल मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, और जो जातियों की जो राजनीति है उसको साधने का प्रयास किया जा रहा है। जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, वो भी 3 दिन से जो है हड़ौती में है, वो अलग अलग जगहों पर जाकर के जो है एससी समाज के लोगों की बैठकें ले रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जो है वो मीणा तो समाज कुल की मिलाकर बैठकें ले साकिर रहे हैं। ये तो कहीं ना सीट कहीं फंसी ये हुई चुनाव है। जो है इस बार जो है, जी बाबा बिल्कुल के, क्योंकि अब क्या जनता का क्या मूड है, जनता किस ओर जाएगी, लेकिन क्योंकि प्रहलाद गुंजल जो है उनकी गिनती भी जो है अच्छे नेताओं में यहाँ पर की जाती है, चलिए, ठीक जनता है। जनाधार आपके वाले पास- नेता हैं। जी, आता हूं जिन आपके इलाकों पास में भी, जरा। क्योंकि 8 विधानसभाओं पर उनका भी प्रभाव है, तो जरूर जरूर आता हूँ आपके पास, पहले मेहमानों से बात कर लें। शिप्रा जी, सुना आपने हमारे सहयोगी को जो कि कोटा से हैं। जी, क्योंकि वॉइस शायद कुछ टेक्निकल दिक्कत होती है तो मैं पूरी ठीक से बात नहीं सुन पाती हूँ, पर कोटा और बूंदी वाली अगर हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मुझे 2 चीजें इस मामले में लगती हैं कि पहली बात तो ये बात है ही, आप डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि थोड़ी सी ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला जो है वो थोड़ा सा फंसा हुआ है। तो 2 बार से क्योंकि एमपी रहे हैं ओम बिरला जी, और स्पीकर हैं, बड़ा उहदा है उनका, मोदी से नजदीकी है, और जो पूरा चुनाव हम देख रहे हैं कि जो मोदी की जो परफॉर्मेंस है या मोदी का चेहरा है और कमल का जो सिंबल है उसके ऊपर लड़ा जा रहा है, और अपनी सफलताओं या अपनी जो कंट्रीब्यूशन है एक सांसद के तौर पर, उसकी बात हमें सांसद जो प्रत्याशी हैं उनके हवाले से भी सुनाई नहीं पड़ती है बहुत। लेकिन कोटा और बूंदी का जो इलाका है, देखिए कोटा में अगर हम क्योंकि मुद्दों की अगर आप बात करें, क्योंकि गुंजल प्रहलाद गुंजल जो है एक उसी संगठन से आए हैं जिससे कि वो 2 बार चुनाव जो है वो बीजेपी से जीते हैं, उससे पहले वो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़े हैं। लेकिन अभी जब वो संगठन से नाराज होकर जब पाला बदलते हैं तो देखिए पूरे संगठनात्मक ढांचे की पकड़ होना, और जिस जाति से वो आते हैं, हालांकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मुझे जाति की बात करने में असहज होती हूँ, लेकिन आप भी हमेशा सही कहते हैं कि क्योंकि सारा चुनाव जो है वो जातिगत गणित पर ही लड़ा जाता है, और कोटा और बूंदी का भी चुनाव जो है पूरी आपको बातचीत जो पूरी सुनाई देगी वो सारी जातिगत गणित की ही सुनाई देगी। तो जिस तबके से गुंजल आते हैं तो उनके पास 2 एडवांटेज हैं, क्योंकि वो पूरा भाजपा के संगठन का ढांचा समझते हैं, उसका पूरा नेटवर्क उनके पास में है। दूसरा जो जातिगत जो आधार है वो भी उनके फेवर में जाता है। तो ये मुझे लगता है कि पहला एडवांटेज तो ये हो जाता है, इसीलिए मुकाबला कड़ा हो जाता है। हालांकि ओम बिरला जो है वो बहुत समय से, क्योंकि तैयारी जो है उनकी, देखिए उनकी जो पकड़ है हर इलाके में, तो उन्होंने अपने दफ्तर जो है पहले से ही चुनाव के बहुत पहले से उन्होंने अपने दफ्तर स्थापित किए। लेकिन कोटा का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसकी बात जो नहीं सुनाई देती, और आपके माध्यम से मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, कि 2.5 से 3 लाख बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। सही कहा। यहाँ हवाई अड्डे का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, लेकिन उन 2.5-3 लाख बच्चों की चिंता हमें इसलिए ज्यादा है क्योंकि हर महीने और हर ऑल्टरनेट महीने हमें सुसाइड के केसेस सुनाई देते हैं। ये मुद्दे अगर इस चुनाव से भी, लोकसभा जैसे चुनाव से बिल्कुल गायब हो जाना, किसी और ये आपने शिप्रा जी बहुत सेंसेबल बात कही है। इस बात पे चर्चा होनी चाहिए, हमें लगता है एक प्रोग्राम हमें जरूर करना चाहिए कि ये जो है चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं बनता, जो मुद्दा बनना चाहिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। राजीव जी, जो मुद्दा होना चाहिए, सबके बच्चे पढ़ते हैं, पूरे इंडिया की नज़र कोटा पे होती है, उन बच्चों के बारे में, उन कोचिंग संस्थाओं को कितना रेगुलेट करने के बजाय हम जो है ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि जो है स्पीकर साहब की जो है वो इज्जत बचेगी या नहीं बचेगी। लोकसभा का स्पीकर एक बहुत बड़ा पद होता है। आपका आकलन क्या है, बताइए। देखिए, जो ये बच्चों वाला जो मामला है, वहाँ ट्यूशन के जो इतने इंस्टीट्यूट चलते हैं और पूरे देश से लाखों बच्चे वहाँ पे आते हैं, तो ये मुद्दा लगातार बना हुआ है। ऐसा नहीं कि ये मुद्दा अभी वहाँ पे खत्म हो गया है। अभी कलेक्टर ने भी और संभागीय आयुक्त ने भी जो वहाँ पे नए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि हॉस्टल्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जिससे कि वीकली उनको ऑफ मिलना चाहिए, जो अभी इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिल रहा था। इसके अलावा जो जितने हॉस्टल्स चल रहे हैं उनके लिए नया रेगुलेशन तैयार किया गया है।
वो सारी चीजें वहां चल रही हैं अभी। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे को बिल्कुल ही हटाया हुआ है, लेकिन चलिए फिर भी ठीक है, जिस ठीक है, तरीके वो से हम होना वो हम चाहिए। साकिर के पास जाएंगे उसके लिए, लेकिन आप हाँ, बताइए और जो ओम बिरला दूसरा, वर्सेस गुंजल। पॉलिटिकली जो मैं कह रहा हूं, तो बिरला जी जो है वहां पे, उनका स्टेटस बिल्कुल उस टाइप का हो गया है जैसे जयपुर में गिरधारी लाल भार्गव का था। कोटा के ज्यादातर इलाकों में ज्यादातर लोग उनको को वो जानते हैं और लोग उनको जानते हैं। एक ये सबसे बड़ी चीज है। और जो प्रहलाद गुंजल का जो एक छवि बनी हुई है, वो एक लड़ाके की बनी हुई है। एक इस तरीके के जो किसी के साथ भी कभी भी किसी तरीके का भी व्यवहार कर सकता है। और इस मामले में उनके पिछले सालों में 2-3 मुकदमे भी दर्ज हुए थे उनके खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ भी दर्ज हुए थे। और जहां तक है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है, वो उनको नुकसान पहुंचाएगी। जातिगत उनके जो गुजर बहुल इलाका है, उसका जातिगत उनको लाभ मिलेगा, लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है, जो जिस क्षेत्र से वो धारीवाल को के साथ सामने चुनाव लड़ते रहे, अब उन्हीं धारीवाल से वो समर्थन की अपेक्षा रख रहे हैं। जबकि धारीवाल जिस दिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसी दिन उसके 1-2 दिन बाद ही उनका मंच से विरोध कर चुके थे कि ये मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जो कि धारीवाल का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वहां पे चंबल रिवर फ्रंट का, उसी का उन्होंने विरोध किया था प्रहलाद गुंजल ने। तो वो जो अंदरूनी लड़ाई है कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं काफी नुकसान। और धारीवाल और बिरला जी के जो रिश्ते हैं, वो जग जाहिर है कोटा में। मेरे ख्याल में शाकिर जी भी जानते होंगे उस चीज को अच्छे से। तो राजीव तो वो जी, जो चीजें हैं वो सारी में अभी प्रहलाद गुंजल का मुझे तो अभी जो मुकाबला लग रहा है वो 60-40 का लग रहा है। 60 बिरला जी की तरफ, 40 प्रहलाद गुंजल। एक चीज बता दूं कि चूरू में भी मुझे बहुत लोगों ने कहा भीतरघात, यदि कोई दूसरी पार्टी से आता है तो फिर जो वहाँ के जो लीडर रहते हैं वो भीतरघात वो उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। कृष्णा पुनिया और ऐसे नाम चूरू में भी हम लिए गए थे। नीरज आप बताएं, ये इंटरेस्टिंग हो गया, घर का ही एक आदमी जो है वो अपने जो है चुनाव लड़ रहा है बिरला जी के सामने। बाबा देखिए, इसमें हर पहलू को, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव तो ये हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर उनका जो विरोध था वो मुखर हो सकता है, और पॉजिटिव ये हो सकता है कि बीजेपी में उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो यहाँ पर उनके पक्ष में आ सकते हैं। वसुंधरा राजे खेमे का इनको नज़दीकी माना जाता है प्रहलाद गुंजल को, और ओम बिरला से इनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, ये बात सर्वज्ञ है। क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव का टिकट चाह रहे थे प्रहलाद गुंजल, तो उस टाइम इनका टिकट काट दिया गया था, और उसके बाद से ये मनमुटाव जो है काफ़ी ज़्यादा इनका बढ़ गया था। दूसरी ओर वसुंधरा राजे जो हैं, उनके खेमे के लोग जो हैं वो भी नाराज चल रहे हैं ओम बिरला से, ऐसा बताया जाता है। तो निश्चित रूप से ये हाड़ौती का जो ये रण है, काफ़ी मुकाबला इसमें रोमांचक हो गया है और रोचक हो गया है। ओम बिरला जो है 2 बार पिछली बार अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतते आए हैं यहाँ पर, लेकिन अब की बार जो है यहाँ प्रहलाद गुंजल से टक्कर मिली है, जो कि पहले उनकी पार्टी में रहे, यानी कि उनकी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता रहे। यहाँ पर वैश्य वर्सेज गुर्जर का मुकाबला है, लेकिन यहाँ ये भी देखना लाजमी होगा कि शांति धारीवाल जो हैं वो इस बार क्या स्टैंड अपनाते हैं, या उनके खेमे के लोग क्या स्टैंड अपनाते हैं। क्योंकि शांति धारीवाल और ओम बिरला दोनों एक ही जो समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, और इनका अच्छा तालमेल बताया जाता है कोटा क्षेत्र के अंदर रहा। अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो पिछली बार जो कोटा की 6 सीटें हैं, इनमें से 4 जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी, 2 ही कांग्रेस के खाते में आई थी। लेकिन जो बूंदी सीट है, वहां की 3 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में चली गई थी। दोनों की बराबर कुल ओवरऑल मिलाएं तो जो 9 में से 5 कांग्रेस के पक्ष में है और 4 में जो है वो बीजेपी के विधायक है। तो ये यहाँ का पॉलिटिकल स्टेटस है। कुल मिलाकर के मुकाबला रोचक है और कांटे का है। ओम बिरला की अपनी छवि है, वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लगातार लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने यहाँ क्षेत्र में काम कराए हैं, लगातार बैठकें करी हैं। चुनाव से 1-2 साल पहले से वो एक्टिव हो गए थे, उसका भी कहीं ना कहीं अध्यक्ष एक बड़ा पद है, देखते हैं उनकी। लेकिन अब साकिर के पास जाना जरूरी है। साकिर, ये जो बात शिप्रा जी ने उठाई बहुत सेंसिबल बात है, चुनाव के बीच में हमें ये भूलना नहीं चाहिए। क्या वो जो बच्चों की कोचिंग है, जो इतने तादाद में बच्चे आपके शहर में है, क्या वो कोई चुनावी मुद्दा है? क्या किसी पार्टी ने या स्थानीय लेवल पे जब चुनाव प्रचार होता है, चाहे बिरला साहब हो चाहे गुंजल साहब हो, क्या उन्होंने उन बच्चों की बात कही है, या फिर बड़े कोचिंग जो है संस्था हैं उनके दबाव की वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहे? स्थिति क्या है बताइए।
जी देखिए बाबा, जो बच्चे हैं वो वोटर नहीं है, तो जाहिर तौर पर बच्चों वाला जो मुद्दा है वो चुनाव का मुद्दा यहाँ पहले भी नहीं बना और इस बार भी जो है कहीं नजर नहीं आ रहा है कि बच्चों के बारे में कोई बात की जा रही हो। ये जरूर है कि बच्चों के बीच जब हम जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो सिक्योरिटी की बात कहते हैं, वो जीएसटी जो लगाई गई है कोचिंग स्टूडेंट्स पर उसको हटाने की बात कहते हैं। लेकिन कोई भी जो नेता है, जो प्रत्याशी हैं, वो उन्होंने अपने उसमें चुनावी एजेंडे में बच्चों को शामिल नहीं किया है। तो कोचिंग के जो बच्चे हैं उनका कहीं कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। यहाँ पर स्थानीय मुद्दे जो हैं, एयरपोर्ट का मुद्दा बच्चों से जोड़कर जरूर देखा जाता है कि उनके अभिभावक आते हैं तो उन्हें परेशानी होती है, बच्चों को भी कई बार बाहर जाना होता है तो उनको परेशानी होती है। लेकिन बच्चों की जो समस्याएं हैं, बच्चों के जो जिस तरह से डिप्रेशन के मामले सामने आते हैं, उसको लेकर कोई बहुत ठोस योजना लेकर के कोई आएगा मैदान में, इस तरह की कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो जो है ग्रामीण इलाकों में अब फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव नजदीक अब जो है प्रचार का समय थमने वाला है। कल से जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि जातियों को साधा जाए। शहरी क्षेत्र में बीजेपी मजबूत है तो कांग्रेस चाह रही है कि ग्रामीण इलाकों से बढ़त ली जाए। अब देखना होगा 26 अप्रैल को जनता जो है किस तरह का मन बना करके मतदान केंद्रों तक पहुंचती है। बहुत अच्छा शाकिर आपका। और शिप्रा जी, राजीव जी, आपका माफ़ी चाहता हूं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो बच्चे जो है वोटर नहीं है, इसलिए चुनाव में मुद्दा नहीं है। लोगों को, बच्चों के अभिभावक को एयरपोर्ट चाहिए कि वो जल्दी से जा सकें। ये हमारे चुनाव की सच्चाई है या आप कहें त्रासदी भी है। आपका, आप तीनों मेहमानों का, शिप्रा जी आपका, राजीव जी आपका, नीरज आपका, शाकिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक और सीट की चर्चा करेंगे। हम रविंदर भाटी की चर्चा जरूर करना चाहेंगे क्योंकि अब चुनाव प्रचार कल के बाद बंद हो जाएगा। जो इंटरनेट सेंसेशन बने हुए हैं राजस्थान के इस चुनाव में, तो देखते हैं, कल फिर मिलते हैं। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।